ओके जी, दिस लेक्चर इज बीइंग रिकॉर्डेड नाउ। अच्छा, जो नेक्स्ट जो इसमें फेज आती है आपके रिगार्डिंग, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका आफ्टर मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन, नेक्स्ट टॉपिक ये आता है कि जी ये जो दो शहर थे या ये जो यहाँ पे जो सिविलाइजेशन थी उसका फेट क्या बना, यानी कि उसके साथ बाद में क्या हुआ, वो डिस्ट्रॉय हो गई, आगे मजीद उसके शहर फैले, क्या इसका हुआ। तो होता ये है कि तकरीबन 1000 साल बाद, अब हम बात कर रहे हैं 2000 से 3000 साल पहले, इन द 3000 एंड 2000 BC। अब इस टाइम के 1000 साल बाद होता ये है कि सब कॉन्टिनेंट में आर्यन इन्वेजन होती है। ये मैंने नाम लिया, आर्यन invasion. Now, who were these Aryans? They were nomadic people, they were the tribal people from Central Asia. Central Asia से ये tribes होते हैं, ये इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट को अटैक करते हैं और ये जो है इसको इन्वेड कर लेते हैं। व्हाट हैपन्स कि यहाँ पे जो शहर होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यहाँ पे सिविलाइजेशन इज डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे किन का कंट्रोल आ जाता है? आर्यंस का। अच्छा, अब आर्यंस कौन हुए? आर्यंस जाहिर है बाहर के लोग हैं, ये कॉन्करर्स हैं और इन्होंने ये ज़मीन फतह की है इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट को। तो ऑब्वियसली यू नो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कॉन्करर होता है बेसिकली वो नेक्स्ट पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा बनाता है या नेक्स्ट सोशल सेटअप ऐसा बनाता है कि उसकी सुपीरियरिटी कायम रहे। क्लियर? इसी कॉन्टेक्स्ट में आर्यंस क्या करते हैं? आर्यंस यहाँ पे आके ऐसा सोशल सिस्टम बनाते हैं कि जो इनको फेवर करता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इंटर मैरिजेस डिस्करेज करते हैं ये, ताकि इनके ब्लड की प्योरिटी, यानी कि यहाँ पे जो मुकामी लोग थे उनके साथ इंटर मैरिजेस जो है उसको उसको डिस्करेज करते हैं, ताकि जो इनकी अपनी ब्लड की जो प्योरिटी है वो मेंटेन रहे। फॉर एग्जांपल इसको अचीव करने के लिए दे इंट्रोड्यूस द कास्ट सिस्टम। ये मैंने लिख दिया, कास्ट सिस्टम। ठीक है। अच्छा, पेपर में वो आपसे क्या पूछता है? पेपर में वो आपसे पूछता है कि जी ये जो कास्ट सिस्टम है ये तो किसने, फर्स्ट ऑफ ऑल किसने इंट्रोड्यूस कराया? आर्यंस। इट मेक सेंस कि आर्यंस क्योंकि कॉन्करर्स थे, उन्होंने तभी इंट्रोड्यूस करा ताकि सोसाइटी जो है वो एक सुपीरियर ग्रुप में और एक इंफीरियर ग्रुप में डिवाइड हो जाए। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, वो पूछता है कि जी इस कास्ट सिस्टम बेसिकली क्या क्या हायरार्कीज हैं। आपको पता है कास्ट सिस्टम जो एक्सक्यूज मी सर। कुछ जगह पे इंडिया में मौजूद है जी। एक्सक्यूज मी सर। सर आर्यन के पहले क्या कास्ट सिस्टम नहीं था सब नहीं, यहाँ कॉन्टिनेंट पे में? जो लोकल्स, देखो जो लोकल्स थे ना यहाँ पे, दे वर नोन एज द द्राविडियंस। जो लोकल थे दे वर नोन एज द द्राविडियंस, जी। वहाँ के मुकामी थे। आर्यंस ने आके यहाँ पे जो है सोशल सिस्टम को ऐसे तब्दील किया कि यहाँ पे उन्होंने न्यू कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस करा लिया। मतलब कि ये जो हमारी सर वैसे तो कास्ट है वैसे तो इट राइन। इज इट इज इनकरेक्ट टू से कि जी किसी सोसाइटी में कास्ट सिस्टम कहीं मौजूद है ही नहीं। दैट इज नॉट द केस। जाहिर है सोशली एवरी सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। ओके, मैं बात कर रहा हूँ कि जो आर्यंस ने आके जिस जो उनका बेसिकली कास्ट सिस्टम था जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। तो obviously I think that there was a caste system here but not to उस लेवल का नहीं था जो आर्यंस ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया। मसलन उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो दो हिस्सों में बेसिक बेसिक दो डिविजन्स कर दी, आर्यंस, नॉन आर्यंस। अच्छा, अब आर्यंस में कौन कौन है? एट द वेरी टॉप आर द ब्राह्मिन्स। ब्राह्मिन्स कौन है? ब्राह्मिन्स आर द प्रीस्ट। ये आप कास्ट सिस्टम नोट कर लें, पेपर में वो एमसीक्यू में पूछता है, ब्राह्मिन्स। ठीक है, ये नंबर वन, ब्राह्मिन्स। नंबर टू वर द यस, ठीक है, दे वर द वॉरियर्स। नंबर थ्री, दे वर द एशियस, दे वर द, अच्छा फॉरगिव माय स्पेलिंग, स्पेलिंग क्योंकि ये नेटिव इंग्लिश वर्ड्स नहीं है तो स्पेलिंग थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है ऑब्वियसली। अच्छा, ये आर्यन, लोकल आर्यन पॉपुलेशन। जो जो नॉन आर्यन पॉपुलेशन थी, दे वर द अनटचेबल्स, दे वर नोन एज द
आपने सुना होगा नाम शूद्राज, ठीक है। अब कायदे आज़म से किसी ने पूछा कि जी आप मुसलमान तो बाहर से आए हैं, आप लोग तो इन्वेडर्स हैं, बाहर से आप लोग ने यहाँ पे को जो है इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट को कॉन्कर किया है, तो अब यहाँ पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा अच्छे एक एक जो है बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट दिया कि यू पीपल दी ब्राह्मण्स जिनका कंट्रोल था कांग्रेस पे, कि आपका भी राइट नहीं है क्योंकि यू आर ऑल्सो द इन्वेडर्स, ठीक है। आप लोगों ने भी बाहर से आके सब कॉन्टिनेंट को जो है इसको कॉन्कर किया। असल यहाँ के हकदार कौन है? द्राविडियंस, जो अनटचेबल्स, जो यहाँ के शूद्राज हैं। असल तो फिर वो है जो यहाँ के मुकामी लोग थे। सो इफ वी आर द इन्वेडर्स, सो आर यू। ये उनका बड़ा एक आर्ग्यूमेंट था। अच्छा, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कास्ट सिस्टम आपको समझ आ गया। कास्ट सिस्टम के बाद जो है ये हमारा सेकंड टॉपिक, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद ये आपका सेकंड टॉपिक था, और इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो मोस्टली दो बनते हैं। अच्छा, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट फेज? अब यहाँ पे आर्यंस ने अपना जो है सोसाइटी सेटअप की। अच्छा, इसके बाद जो टॉपिक आता है ना, दैट इज द ग्रीक इन्वेजन इन सब कॉन्टिनेंट। इन्वेजन, तो हम ग्रीक इन्वेजन की बात करते हैं तो बेसिकली ग्रीक से आपको यू यू माइट बी एबल टू गेट एन आइडिया कि देयर इज सम यूरोपियन कांटेक्ट विद द सब कॉन्टिनेंट। अच्छा, उस जमाने में होता क्या है, अब इसका जस्ट कॉन्सेप्ट ले लें। एट दैट टाइम अभी हम किस साल की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अराउंड 323 बीसी। जब मैं बीसी लिखूंगा तो आप, आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। 323 बीसी मीन बिफोर क्राइस्ट। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 323 साल पहले, इन द ईयर 323 बीसी, यहाँ पे जो ग्रीक्स होते हैं वो आके इन्वेड करते हैं सब कॉन्टिनेंट को। अच्छा, अब इस टॉपिक को जरा मैं एक्सप्लेन कर दूं। उस जमाने में यानी कि अभी जो यूरोप में कंट्री है मैसेडोनिया, ठीक है। उस जमाने में जो मैसेडोनिया था यूरोप में, उस जमाने में जो मैसेडोनिया था, ठीक है, वहां पे एक बादशाह था किंग फिलिप। ये नाम आप लिखते जाए। आई टोल्ड यू के मेरा एक जो है एक एक जुमला दैट इज एन एमसीक्यू, तो ये आपके एमसीक्यू ही बेसिकली तैयार हो रहे हैं, ठीक है। नथिंग इज इररिलेवेंट डिटेल। उस जमाने में जो बादशाह था मैसेडोनिया का, ही वाज नोन एज किंग फिलिप। अच्छा, किंग फिलिप का बेटा था अलेक्जेंडर, जिसको हम आई थिंक सिकंदर आजम भी कहते हैं। अलेक्जेंडर, यानी कि किंग फिलिप जो है बाप हुआ और यो अलेक्जेंडर बेटा। जे जाएगा ऑस्ट्रेलिया तो गया तेन नहीं खा सकता फिर ये प्लीज माइक माइक अपना ऑफ कर दें। अच्छा, लगेगा फिलिप फिलिप जो है वो फादर है और अलेक्जेंडर वो बेसिकली बेटा है। अच्छा, नाउ बाप के बाद बेटा आता है, जो है किंग बनता है। अलेक्जेंडर जब किंग बनता है तो वो क्या करता है, वो यहाँ पे अटैक करता है इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में। अटैक किस रूट से करता है? रूट की आपको वो ऐसा क्यों पेपर में नहीं पूछेगा, लेकिन वो इराक से होके, इराक से ईरान में, ईरान से अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान से फिर आगे खैबर पास क्रॉस करके ओनली के कितना था मिलता वीजा डायरेक्ट था अटैक करता है, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट हैपेंस कि जब वो यहाँ पे आता है, अलेक्जेंडर द यहाँ पे आता है इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में, खैबर पास क्रॉस करके, तो ही कम्स नियर टेक्सिला। ही कम्स नियर टेक्सिला। दरियाए जेलम पे उसकी बैटल होती है। यहाँ पे जो मुकामी बादशाह था, ही वाज नोन एज राजा पोरस। यहाँ पे लोकल किंग था, उसका नाम था राजा पोरस। इसकी फाइट होती है विद अलेक्जेंडर और उसकी ग्रीक आर्मी से। अच्छा, अलेक्जेंडर की फाइट होगी तो होता क्या है कि राजा पोरस इज डिफीटेड। अच्छा, इस बैटल को हम कहेंगे सिंपल बैटल ऑफ जेलम, क्योंकि जाहिर है दरियाए जेलम के किनारे पे वॉर होती है, बैटल होती है, तो इसको आप सिंपल कह लें बैटल ऑफ जेलम। मगर इसको ग्रीक में जो है वो हम कहते हैं बैटल ऑफ एडेस्पस। अगर पेपर में आपसे पूछा है कि जी जेलम को ग्रीक में क्या कहते हैं, दरियाए जेलम को ग्रीक में क्या कहते हैं, तो आई बिलीव यू शुड बी एबल टू आंसर के जी जेलम को हाइडेस्पस भी कहते हैं, ठीक है।
तो पेपर में वो जस्ट आपसे जज ये करना चाह रहा है कि अगर आपने सब्जेक्ट को एक जो है पाकिस्तान अफेयर्स को अगर आपने कॉन्टिन्यूटी में पढ़ा हुआ है तो यू मस्ट हैव कम अक्रॉस बैटल ऑफ हाइडेस्पस, और वहां से फिर आप जो है लिंक बनाएंगे कि जी क्योंकि दरिया जेलम के किनारे पे दैट इज बैटल ऑफ हाइडेस्पस है और जेलम का नाम हाइडेस्पस है। अच्छा, राजा पोस्ट डिफीट हो गया, अलेक्जेंडर अब मजीद आगे जाता है। आपको पता है कि जेलम के बाद कौन सा दरिया आता है? चनाब, रावी, ब्यास। दरियाए ब्यास तक दरियाए ब्यास तक जो है वो अलेक्जेंडर जाता है, ठीक है, इंडिया दरियाए ब्यास वहां तक जाता है और वहां से फिर वो वापस आ जाता है। वापस जो है वो रूट लेता है, तो वो पहुंचता है, बेसिकली उसने जाना होता है यूरोप में वापस, ठीक है, टू हिज होम कंट्री ऑफ मैसेडोनिया। अच्छा, रास्ते में वो एक जगह रुकता है एज द सिटी नोन एज, हाँ रास्ते में वो एक शहर रुकता है, सिटी का नाम है बेबीलोन, और वहां पे उसकी डेथ हो जाती है। मती नहीं आता भरा ये माइक आप में से किसी का ऑन है, प्लीज ऑफ कर दें। यार आपका माइक माइक किसका ऑन है जी? अच्छा, अलेक्जेंडर जब बेबीलोन तक पहुंचता है तो उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बेबीलोन का जिक्र क्यों किया? मैंने बेबीलोन का इसलिए जिक्र किया है क्योंकि वो पेपर में सवाल पूछता है कि जी हैंगिंग गार्डन्स किधर हैं? हैंगिंग गार्डन्स किधर हैं? हैंगिंग गार्डन्स हैं एंशिएंट सिटी ऑफ बेबीलोन में। क्लियर? आपका मजीद एक एमसीक्यू तैयार हो गया। अलेक्जेंडर का आपने यहां तक रखना है। अलेक्जेंडर कौन था? इसके बाप का नाम क्या था? ये पाकिस्तान इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में कब आता है? बैटल ऑफ जेलम जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ हाइडेस्पस, वो कब होती है? जेलम का नाम क्या है ग्रीक लैंग्वेज में, ठीक है। अलेक्जेंडर कहाँ पे उसकी डेथ होती है, और जहाँ पे डेथ होती है बेसिकली वहाँ पे कौन सा ऐसा हिस्टोरिकल साइट है? हैंगिंग गार्डन्स में आपको, तो ये डायमेंशन है। एक टॉपिक को जो है ना इस तरह बेसिकली अटैक करना है, क्योंकि इसमें से आप देख लें जितने भी आप पास्ट पेपर देख लें, मोस्टली यही चीजें उसने पूछी हुई है पेपर में, और अगर वो थोड़ा सा ट्विस्ट डालना भी चाहे तो इन्हीं से एक स्टेप फर्दर जाएगा। इनके बाहर जो है ना इस टॉपिक से चीजें नहीं आ सकती। क्लियर? तो ये भी आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट। हाँ, एक और सवाल वो पूछता है, वो बेसिकली पाकिस्तान अफेयर्स का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन यहाँ से एक और सवाल आपका बन जाता होता है, वो अक्सर पूछ लेता है। एक तो वो पूछता है कि जी अलेक्जेंडर जो है, आपको पता है कि जी उस जमाने में जो बादशाह है, मतलब जो यंग प्रिंस होता है, उसको जब उसकी ग्रोथ हो रही होती है तो उसको किसी ट्यूटर के हवाले, किसी फिलोसफर के, किसी टीचर के हवाले कर दिया जाता है, जो उसको गाइड करता है, उसको टीच करता है, उसको पढ़ाता लिखाता है, ठीक है ना। तो इसी तरह अलेक्जेंडर को भी उस जमाने में एक टीचर के हवाले कर दिया गया था। पेपर में वो आपसे पूछता है कि जी टीचर कौन था। फिर उस टीचर का जब मैं नाम लूंगा तो उसमें मजीद 2 सवाल आपके और निकल आते हैं। तो वो टीचर का नाम था, और बड़ा मशहूर नाम है, टीचर का नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल आप में से जिसने लिटरेचर पढ़ा है या फलसफा पढ़ा हुआ है, दे विल नो एरिस्टोटल कौन है, ठीक है। अच्छा, पेपर में अगर पूछेगा जी 2 तरीके हैं इसको पूछने के, जी एरिस्टोटल ने किसको टीच किया, एक तरीका ये, दूसरा वो उल्ट करके पूछ लेगा कि बेसिकली अलेक्जेंडर का टीचर कौन था, तो उसमें वो 4 ऑप्शन देगा, एरिस्टोटल इज द राइट आंसर। फिर एक और वेरिएशन वो निकालता है, वो पूछता है कि जी एरिस्टोटल का टीचर कौन है? एरिस्टोटल का टीचर कौन है? अब मैं यहाँ पे आपको एक सेंटेंस लिख रहा हूँ जिसपे आपको जो है ना वो आपके बेसिकली 3 सवाल तैयार होते हैं। एरिस्टोटल का टीचर प्लेटो, प्लेटो का टीचर सोक्रेटिस। नोट कर लें आप, यानी कि अलेक्जेंडर को पढ़ाया एरिस्टोटल ने, एरिस्टोटल को पढ़ाया प्लेटो ने, प्लेटो भी कहते हैं ऐसे, जो मर्जी आप प्रोनाउंस कर लें, प्लेटो को पढ़ाया आगे सोक्रेटिस ने, ठीक है। अब इसको वो उल्ट करके पूछ सकता है, इस तरह भी पूछ सकता है। ये आपका मजीद एक जो है ना 2 सवाल आपके मजीद इसमें रेडी हो गए। अब हम नेक्स्ट फेज पे जरा आ जाते हैं। अच्छा, चीज़ें मैं बड़ी सिंपल रख रहा हूँ ताकि आप इसको डाइजेस्ट कर सकें, बिकॉज आई नो कि मैनी ऑफ यू हमारी बैकग्राउंड नहीं होती हिस्ट्री में, पाकिस्तान अफेयर्स में, सो थिंग्स आर अ बिट हार्ड टू डाइजेस्ट। क्लियर?
तो उसमें ज़रा मैं इसको सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसको डाइजेस्ट करें। बातें बड़ी सिंपल हैं, जस्ट जो है रीड इट लाइक अ स्टोरी की तरह आपने इसको समझना है। बेसिकली इवेंट्स को आपने कनेक्ट करना है। कनेक्ट अगर आप कर सकते हैं तो अगर कोई अननोन क्वेश्चन भी आ जाए तो एटलीस्ट आपके जेहन में जो है एक स्टोरी है, यू विल बी एबल टू मेक एन एजुकेटेड गेस। ग्रीक इन्वेजन के बाद हमारा जो एक नेक्स्ट टॉपिक आता है ना, नेक्स्ट टॉपिक आता है मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी, ये मैं इसका नाम लिख देता हूं, मौर्यन डायनेस्टी। स्पेलिंग गलत होगी, डायनेस्टी ये ठीक है। मौर्यन डायनेस्टी। अच्छा, अब ये मैं किस दौर की बात कर रहा हूँ, मैं बेसिकली किसको अब रेफर करने वाला हूँ। आपने सुना होगा नाम अशोका मौर्य। अशोका एक बादशाह था, ठीक है, हिस्ट्री में। तो बेसिकली अब हम वो टॉपिक पढ़ने लगे। जब यहाँ से अलेक्जेंडर द ग्रेट जब यहाँ से जाता है तो यहाँ जो है जाहिर है वो यहाँ पे बादशाहों को डिफीट करता है, तो यहाँ पे एक पावर वैक्यूम आ जाता है। पावर वैक्यूम मतलब कि यहाँ पे कोई इक़्तिदार में ऐसा सच नहीं होता, तो कुर्सी खाली होती है यहाँ, जो है यहाँ पे इक़्तिदार की कुर्सी खाली होती है। तो यहाँ पे जो बंदा फिर अपनी एम्पायर बनाता है, जो बंदा यहाँ पे एम्पायर बनाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट जाने के बाद, वो होता है चंद्रगुप्ता मौर्य। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, चंद्रगुप्ता मौर्य। ये जो है बेसिकली अलेक्जेंडर के जाने के बाद चंद्रगुप्ता मौर्य यहाँ पे अपनी एम्पायर बनाता है। क्योंकि इसका नाम मौर्य होता है, इसका जो लास्ट नेम है वो मौर्य होता है, तो इस जो डायनेस्टी, जो एम्पायर ये एस्टेब्लिश करता है, दैट इज नोन एज दी मौर्यन डायनेस्टी। ओके, अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे एम्पायर एस्टेब्लिश कर ली, ठीक हो गया जी। ये क्वेश्चन है आपका? ये अलेक्जेंडर के साथ आया था जी जी, अलेक्जेंडर के साथ लाया था, यहाँ से मुकामी था। अच्छा, सो लोकल जी। ये माइक आप लोग खोल लेते हैं ना, बड़ी प्रॉब्लम होती है इससे। चलो अच्छा, मैं बात कर रहा था चंद्रगुप्ता मौर्य की। चंद्रगुप्ता मौर्य ने यहाँ पे अपनी एम्पायर एस्टेब्लिश कर ली, क्लियर हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि जो उसकी जो हेल्प करता है यहाँ पे एम्पायर एस्टेब्लिश करने में, एम्पायर एस्टेब्लिश करने में, एम्पायर बनाने में जो बंदा उसकी हेल्प करता है, उसका नाम होता है, वो बेसिकली खुद बादशाह नहीं होता, वो एक प्रीस्ट होता है, एक ब्राह्मण प्रीस्ट होता है, ठीक है। प्रीस्ट मतलब जिस तरह जो है हमारे मौलवी हैं, फिर जो है क्रिश्चियंस के जो है फादर्स, ठीक है, इस तरह से जो प्रीस्ट होता है यहाँ पे, ब्राह्मण प्रीस्ट होता है, उसका नाम होता है चंकिया। चंकिया जो है चंद्रगुप्ता मौर्य की हेल्प करता है यहाँ पे एम्पायर एस्टेब्लिश करने में। अच्छा, अब पेपर में वो किस तरह इन जो है इसे पूछता है, पेपर में वो पूछेगा जी फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी चंद्रगुप्ता मौर्य, क्लियर। फिर वो पूछेगा जी अर्थशास्त्रा, ये किताब किसने लिखी, अर्थशास्त्रा किताब जो है वो किसने लिखी। तो चंकिया जो है, अगर किसी ने जो है उसको बुक फॉर्म में पढ़ा हुआ है मौर्यन एम्पायर को, तो ही विल नो कि चंकिया जो है वो किताब लिखता है अर्थशास्त्रा। अच्छा, अब ये आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको आंसर करने के लिए किताब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, जस्ट नो कि ये किताब का राइटर कौन था, चंकिया। चंकिया जो किताब लिखता है अर्थशास्त्र, बेसिकली अर्थशास्त्र किस चीज के बारे में है, मसलन ये मेडिसिन के बारे में है, ये फॉरेन अफेयर्स के बारे में है, ये वैसी कोई दुनियात की किताब, ये किस चीज के बारे में किताब है। तो ये आपको जस्ट पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र इज अ बुक अबाउट, ऑप्शन वो देगा आपको, उसमें एक लफ्ज होएगा स्टेट क्राफ्ट। स्टेट क्राफ्ट यू नो कि जी बेसिकली जिस तरह हैंडीक्राफ्ट आप बनाते हैं, ठीक है, तो स्टेट क्राफ्ट मतलब कि जी रियासत को कैसे चलाना चाहिए, गवर्नमेंट कैसे रन करनी चाहिए, तो इट इज अ बुक अबाउट स्टेट क्राफ्ट। पेपर में वो दो तरीकों से पूछ सकते हैं, एक वो पूछेगा जी स्टेट क्राफ्ट पे किताब कौन सी है, अगर उसमें अर्थशास्त्र है तो वो आप टिक करें। अगर वो वैसे पूछ लेगा जी अर्थशास्त्र का थीम क्या है, टाइटल क्या है, किस चीज के बारे में, तो इट इज स्टेट क्राफ्ट। और इसका राइटर कौन है, चंकिया।
ये आपके 3 क्वेश्चंस रेडी हो गए। अब आप आगे आ जाएं से। अच्छा, जो चंद्रगुप्ता मौर्य होता है, इसके बेटे का नाम होता है बिंदुसारा। अंडरस्टैंड ये थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, लेकिन अगर आपको नाम की स्पेलिंग याद नहीं भी हो रहे तो जस्ट आप इनकी साउंड याद कर लें, क्योंकि आपने तो वहाँ पे जस्ट एमसीक्यू टिक करना है। तो अगर वो साउंड भी आपको याद है और वो सेंस बन रही है तो इट इज़ द राइट आंसर, बिंदुसारा। ठीक है, ये मैंने लिख भी दिया अगर आप में से कोई नोट डाउन करना चाहता है। चंद्रगुप्ता मौर्य का उसके बाद उसका बेटा आया बिंदुसारा। बिंदुसारा के बाद जो, बिंदुसारा को इतने जो है इंपॉर्टेंट काम नहीं करता तो इसका इतना नाम आप नहीं देखेंगे। चंद्रगुप्ता मौर्य का ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। बिंदुसारा के बाद जो है वो आया है अशोका, अशोका मौर्य। मैंने बिंदुसारा का नाम क्यों लिया है, अगर आप पूछेंगे सर इसने तो कोई इंपॉर्टेंट काम भी नहीं किया, फिर भी आपने बिंदुसारा का नाम लिया। नाम मैंने इसलिए लिया कि पेपर में वो आपको बाज़ कंफ्यूज करता है कि अशोका और चंद्रगुप्ता मौर्य का आपस में ताल्लुक क्या है, आपस में बाप बेटे हैं, आपस में दादा पोते हैं, या क्या ताल्लुक है इनका। तो बिकॉज बिंदुसारा को मैंने आपको बताया कि इतना उसको जो है वो नहीं पढ़ा जाता डिटेल में, तो वी थिंक कि ये अशोका का बाप जो है वो चंद्रगुप्ता मौर्य, विच इज रॉन्ग। तो अशोका का फादर बिंदुसारा, बिंदुसारा का फादर जो है मिस्टर चंद्रगुप्ता मौर्य। क्लियर? अच्छा, अशोका को थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं कि जो जो सवाल अशोका से वो जो है बनाएगा या बनाता आ रहा है अब तक। अशोका का आपको पता है कि जिंदगी में इसके दो फेजेस रहे हैं। एक फेज ये है कि जी जिसमें ये बड़ा जालिम बादशाह और बड़ा वायलेंट किस्म का बादशाह रहा है। एक फेज इसके जो है वो जिंदगी का वो ये रहा है। दूसरा फेज इसकी जिंदगी का ये था कि जब ये एक जंग लड़ता है तो जंग में जब ये कत्लो गारत देखता है, कत्लो गारत देखता है, तो उसके बाद जो है ये एक वायलेंट बादशाह से, एक जालिम बादशाह से एक जो है वेलफेयर ओरिएंटेड बादशाह बन जाता है, एक बहुत ही अच्छा बादशाह बन जाता है। ठीक है, तो ये एक आपको रफ आइडिया होना चाहिए कि इसकी लाइफ के 2 फेजेस हैं। अच्छा, अब वो जंग कौन सी है जिसका मैंने आपको बताया है कि जी फलां जंग की वजह से अशोका जो है टोटली अपनी अप्रोच जो है बदल देता है और वो एक वेलफेयर ओरिएंटेड बादशाह बनता है। तो उस जंग का नाम है बैटल ऑफ कलिंगा। ठीक है, यानी कि इंडिया के साहिल पे जो है इंडिया के साहिल पे एक रियासत, एक स्टेट होती है, एक स्टेट होती है, उसका नाम होता है कलिंगा। सो आफ्टर द कलिंगा वॉर्स के बाद जो है अशोका टोटली अपनी जो है ना वो बदल लेते हैं और बुद्धिज्म को बना लेते हैं एज अ स्टेट रिलीजन। बुद्धिज्म एज अ फिर ये अपने वेरियस एडिक्ट्स लॉन्च करता है, जिसे हम कहते हैं एडिक्ट्स। एडिक्ट्स का मतलब है शाही फरमान। वेरियस अपने शाही फरमान लॉन्च करता है, यानी कि उस जमाने में तो शाही फरमान का तरीका ये नहीं था कि जी व्हाट्सएप कर दी, ईमेल कर। उस जमाने में था तरीका कि पत्थरों पे वो कार्व कर देते थे। ठीक है जी, बड़े बड़े मीनार बना के उसके ऊपर कार्व आउट कर दिया, वो जो है अब अपना पत्थर के ऊपर लिख दिया कि जी बादशाह साहब का ये फरमान है और ये फॉलो किया जाएगा। और इसी तरह हमें इंडिया में वेरियस जगह पे अशोका के एडिक्ट्स मिलते हैं। ओके, आप पेशावर मतलब इवन के पेशावर तक यू फाइंड कि देयर आर सम एडिक्ट्स ऑफ अशोका। एडिक्ट्स का एक तो वो पूछता है। फिर हम नेक्स्ट आ जाए तो नेक्स्ट फेज इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में क्या आता है कि अशोका यानी कि मौर्यन एम्पायर के बाद, मौर्यन एम्पायर के बाद फॉर द नेक्स्ट ऑलमोस्ट फॉर द नेक्स्ट 1000 ईयर्स क्या होता है, यहाँ पे रिपीटेडली इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में इन्वेजन्स होती हैं, इन्वेजन्स होती हैं। ठीक है, रिपीटेडली यहाँ पे जो है बाहर के लोग आके इसे इन्वेड करते हैं। अच्छा, अब मेरा आपसे छोटा सा सवाल ये है कि क्योंकि हम जो है इसको पढ़ रहे हैं तो बार बार ये मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है जी, इन्वेजन इन्वेजन इन्वेजन। तो माय पॉइंट इज कि ऐसा इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से एवरीवन इज ट्राइंग टू कम टू सब कॉन्टिनेंट। और इवन के आप देख लें कि जी अभी जो नेक्स्ट फेज जो है आता है आफ्टर अशोका मौर्य, डिफरेंट ट्राइब्स आके इन्वेड करते हैं इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट को, फिर आगे जाके अफगान ट्राइब्स यहाँ पे आते हैं, इन्वेड करते हैं, फिर उसके बाद अंग्रेज यहाँ पे आते हैं इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि ऐसी क्या चीज़ है जो है इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में कि जिसकी वजह से यहाँ पे वेरियस जो है कंट्रीज हो गई, पावर्स हो गई, उन्होंने इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट को इन्वेड करने की कोशिश की है। तो ऐसा यहाँ पे कौन सा खजाना है
कि जो आपको लगता है कि दैट हैज गिवन राइज टू सच अ ट्रेंड? जी, सर आई इज योर थिंक आंसर? वेदर कंडीशन, आई थिंक वेदर कंडीशन सर, वेदर कंडीशंस। इसको जरा फर्दर थोड़ा सा अगर आप डिफाइन करें, वेदर वेदर कंडीशंस किस मतलब सेंस कि में? सर, मतलब कि यहाँ पर एट अ टाइम सर गर्मी भी होती है और सर्दी भी होती है डिफरेंट एरियाज के अंदर, और ये इसको सुटेबल होता है इसको थोड़ा सा उसमें लिंक करें। एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल एरिया, हाँ, ये आपका पॉइंट जो है वो वैलिड। अब आपने इसे सुटेबल कनेक्ट फॉर किया। एग्रीकल्चर सर। वेदर कंडीशन में बेसिकली जी यू आर सर, टॉकिंग कि जी यहाँ पे हर तरह का मौसम है, यहाँ पे बारिशें भी होते हैं, और जब आपको पता है बारिशें होंगी तो यहाँ पे जो बिल्कुल यहाँ की बारिश के अलावा यहाँ पे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सुटेबल। देर आर ग्रेट रिवर्स ओवर हियर, जिसकी वजह से यहाँ की जमीन जी सर, फर्टाइल है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी हुकूमत आके अपनी गवर्नमेंट बनाएगी तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर हो रहा है उसको टैक्स लगाएगी। जब यहाँ पे टैक्स लगाएगी तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट है वो रिच हो जाएगी, जब रिच होएगी तो इट विल बिकम अ सुपर पावर। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक लॉजिक के व्हाई इंडो पाक और इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट को कहते थे गोल्डन। ठीक है, ये आपको मजीद एक एमसीक्यू मैंने तैयार कर दी, गोल्डन स्पैरो। अब गोल्डन स्पैरो सोने की चिड़िया, ये भी आप इसको जो है वो लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ की ज़मीन फर्टाइल है, यहाँ पे जो है नेचुरल रिसोर्सेज होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से नाउ, अब अशोका मौर्य यानी कि मौर्यन एम्पायर के बाद फॉर द नेक्स्ट 1000 years यहाँ पे रिपीटेडली इन्वेजन होती हैं। इन्वेजन कहाँ से होती हैं? नॉर्थ से, यानी कि सेंट्रल एशिया से आप समझ लें, पाकिस्तान के नॉर्थ में सेंट्रल एशिया से डिफरेंट ट्राइब्स एट डिफरेंट पीरियड एंड टाइम वो यहाँ पे आके इन्वेट करते हैं इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट को। अब आपसे वो डिटेल में तो नहीं पूछेगा, हाँ एमसीक्यू जब वो बनाता है तो वो इन ट्राइब्स के नाम आपको याद होने चाहिए। पहला तो आप ये याद रख लें कि जी पहला ट्राइब जो इन्वेट करता है इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट आफ्टर द मौर्यन एम्पायर वो होते हैं बैक्ट्रियन ग्रीक्स। ठीक है, दूसरे हो गए स्काइथियंस। मसलन पहले बैक्ट्रियन ग्रीक्स यहाँ पे आए, उन्होंने अपना होल्ड रखा, उसके बाद स्काइथियंस आ गए। ठीक है, इसके बाद जो है वो आगे कुशनाज एंड फोर्थ वाइट हंस। ठीक है, कुशनाज एंड वाइट हंस। पेपर में उसने एक दफा पूछा हुआ था कि जी ये जो व्हाइट हंस है ये कौन है? तो इसका आंसर है कि दे आर द ट्राइब्स, जो सेंट्रल एशियन ट्राइब्स थे। एट वेरियस टाइम के ट्राइब जो है वो इन्वेट करते, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम के आने से तकरीबन तकरीबन 250 से 300 साल पहले व्हाइट हंस इन्वेट करते हैं इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट को। क्लियर हो गया अब आपको? मोहम्मद बिन कासिम के आने से तकरीबन 250-300 साल पहले, एग्जैक्ट डेट है, दे कॉन्कर इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट इन 484 AD। यानी कि आप समझ लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 100 साल पहले, ऑलमोस्ट 100 to 90 years बिफोर हिज बर्थ इन अरेबिया, इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में व्हाइट हंस इन्वेट करते हैं। अच्छा जी, इन्होंने इन्वेट कर लिया। अब क्या होता है, अब जो नेक्स्ट फेज हमने जो हिस्ट्री में पढ़ना है ना, अब आप आ जाए अपनी प्रॉपर हिस्ट्री से जहां पे आपकी इंडो पाक हिस्ट्री शुरू होती है, एंड दैट इज Muhammad bin Qasim's invasion. Because you know that the Prophet peace be upon him was born in the year 570. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam की पैदाइश होती है 570 द क्रिश्चियन कैलेंडर। उसमें फिर जो है 712 में यहाँ पे आता है मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, almost 100 to 20 years, 130 to 40 years after his birth, इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में जो इन्वेजन होती है वो कॉन्कर कौन करता है? मोहम्मद बिन कासिम। तो ये हमारा एक फर्स्ट फेज ऑफ हिस्ट्री था। पहला फेज ऑफ योर हिस्ट्री वाज कि मोहम्मद बिन कासिम से पहले जो इंफॉर्मेशन है, जो हिस्ट्री है, जो हिस्टोरिकल डाटा है, उसको आपने कैसे अकोमोडेट करना है, उसको आपने कैसे रीड करना है, उसका आपने कैसे कॉन्सेप्ट बनाना है। तो ये फेजेस आपसे पूछेगा। इसके बाद फिर हमारी प्रॉपर हिस्ट्री शुरू हो जाती है, जो कि अक्सर पूछी जाती हैं चीज़ें कि मोहम्मद बिन कासिम कब आया, उसके बाद कौन कौन सी एम्पायर्स यहाँ पे आई, फिर मुगल्स आए, फिर अंग्रेज यहाँ पे आए, फिर फ्रीडम मूवमेंट है आपकी, फिर पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान बनने के बाद
आपकी जो है डिफरेंट बातें वो वहाँ से जो है पूछता है। तो ये जो है ना आपका फर्स्ट फेज कवर हो गया। अब इसमें आपकी कोई कंफ्यूजन है, कोई आपका सवाल है तो आप पूछ लें, फिर हम इसको जो है वो ओवर करते हैं जी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। क्लियर है, कॉन्सेप्ट बन गया आप लोगों का? इस तरह से इंशाल्लाह ताला हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है जी, चले, द टाइम इज़ ओवर। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके जी।